जी, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए बेटा, आपको ये चैप्टर नजर आ रहा है? जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं बेटा, आपको ये चैप्टर नजर आ रहा है? यार बताओ ना मुझे। सर बोर्ड नजर आ रहा है। बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। यस सर, चैप्टर नजर आ रहा है सर। मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस सर। आवाज ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आपके पास। जी ठीक है, आपको ये स्टडी टेक्स्ट नजर आना चाहिए बेटा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन दी है कि यार आपके पास आपके बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या हैं और ये किस तरीके से आपके पास आते हैं। उसने कहा जी कैश सेल पे होती है, क्रेडिट पर भी आपके पास सेल होती है। जब क्रेडिट पर सेल होगी तो डेफिनेटली रिसीवेबल्स आएंगे, और रिसीवेबल से ही आगे आपके पास आप ये कह लें कि जो फर्दर आपके पास आपके इश्यूज हैं रिलेटेड, जो आपके पास आप ये कह लें कि बैड डेट्स के, डाउटफुल डेट्स के, वो आपके पास क्रिएट होंगे। ठीक है, फिर इसने आगे आपके पास बैड डेट्स के बारे में बताया, उसके कुछ रीजंस वो बता रहा है। एक उसने बताया कि जब बैंकरप्ट हो जाए तब आपके पास हो सकता है। डेथ ऑफ अ कस्टमर, किसी कस्टमर की डेथ हो गई उस वक्त भी आपके पास इशू हो सकता है बेटा। ठीक है, एंड हु हैज लेफ्ट इनसफिशिएंट एसेट, तो वो बेसिकली इसी की बात कर रहा है। ठीक है, अ डिस्प्यूट विद अ कस्टमर, अगर आपके पास कस्टमर के साथ डिस्प्यूट आ जाए तो उसमें इशू। ठीक है, और डिसऑनेस्टी ऑफ अ कस्टमर। ठीक है, डिसऑनेस्टी से मुराद ये है कि हमारे पास आप ये कह लें कि डाटा उड़ गया, उसने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा, तो ये भी आपके पास आपकी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। देन डाउटफुल डेट्स क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। यार डाउटफुल हुआ है कि जो अभी बैड नहीं हुए, लेकिन इनसे रिलेटेड आपके पास चांसेस हैं कि ये आपके पास आपके बैड डेट्स के बीच में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी के पैसे मिल जाए। तो ये दोनों एंड के ऊपर आपके पास सबकी डिस्कशन हो सकती थी। देन आपके पास क्यों हम ये सारा काम करते थे, ये वही कॉन्सेप्ट है कि प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास, मैचिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग क्या है, उसने आपके पास अपनी एंट्रीज यहाँ पे दी हुई है, फिर आप इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे उसके बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ है। ये जस्ट उसकी अपनी आप ये कह लें कि वो डिस्कशन है। देन उसने एक टर्म यूज की, बैड डेट्स रिकवर्ड। सो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है कि अगर कभी आपके पास आपके वो बैड डेट्स जिनको आप राइट ऑफ कर चुके हैं, वो बैड डेट्स जिनको आप राइट ऑफ कर चुके हैं, अगर कभी वो रिकवर हो जाए तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यस, वी गॉट द पॉसिबिलिटी। डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, जो कस्टमर था वो कोरोना से होके आ गया, उसको एहसास हुआ यार किसी के पैसे कर देने तो दे दूं, फिर बात को बेटा फॉलो करें। ठीक है, तो आप ये कह लें कि इस तरह की कोई आपके पास आपका मामला हो जाए जिसमें आपके पास आपकी जो कलेक्शन है वो दोबारा से हो जाए, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। अब बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में मेरे ख्याल हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में बात करेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। देन आपके पास आप ये कह लें कि इसने आगे आपके पास इसी से रिलेटेड आपके पास डाउटफुल डेट से रिलेटेड वो जो प्रोविजन की एंट्रीज हैं, अलाउंसेस की एंट्री हैं, वो आपके पास है। फिर मेजरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी अलाउंस की या प्रोविजन की मेजरिंग के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, छोटी सी डिस्कशन, लेकिन वो डिस्कशन करनी है। एक थोड़ा सा एरिया हमने उसका डिस्कस किया कि जी आप इसके बीच में यूं भी कर सकते हैं कि एक जनरल प्रोविजन ले लें, ये भी हो सकता है कि स्पेसिफिक प्रोविजन आपके पास उसके अंदर लेकर हम लोग चलें। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। फिर जनरल प्रोविजन के बीच में भी हम लोग एजिंग ऑफ डेटर्स कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आप ये कहें कि डेटर्स की एज की बेस के ऊपर हम लोग प्रोविजन अप्लाई करें। तो ये बड़ी मामूली सी डिस्कशन है जो आपके पास आपकी 5-7 मिनट के बीच में कंक्लूड हो जाती है कि आपने उसकी मेजरिंग कैसे करनी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। देन इसके बाद उसमें उसने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया, उसने कहा कि अगर ये आपके पास आपकी प्रोविजन के बैलेंसेस हों, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था ओपनिंग बैलेंस भी हो, क्लोजिंग बैलेंस भी हो। कहता है अगर ईयर 1 में आपके पास आपने पहली दफा ईयर वन का मतलब कि पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ईयर 1 में आपने पहली दफा अपनी प्रोविजन को क्रिएट किया। अगर आपने प्रोविजन को क्रिएट किया तो आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे, अलाउंस अकाउंट को आप किस तरीके से लेके चलेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। और जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? सो इस तरह से उसने 3 साल आपको दिया। उसने कहा 3 सालों के बीच में आपके पास आप इसको किस तरीके से मूव करेंगे, किस तरीके से आप इसको अपने बैड डेट के एक्सपेंस में लेकर जाएंगे। ठीक है, बैड डेट का एक्सपेंस अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएगा वो बात की बात, लेकिन उसने एक बड़े आप एक इनके छोटे से लेवल के ऊपर आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर आप अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे तो अलाउंस के अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने मैनेज कैसे करना है, उसको टैली कैसे करना है, तो इसके ऊपर उसकी डिस्कशन। यू गॉट द पॉइंट जी? ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आप कहते हैं तो उसको परफॉर्म कर लेते हैं जी बेटा। ठीक है, लेट इसको हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप ये कहें कि हमें कुछ और न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो मिल जाए जी। इसकी बेटा पिक्चर ले लो।
इसकी पिक्चर ले लो बेटा। पिक्चर ले लिया बेटा? यस सर। ठीक हो गया। अब इसको प्लीज देखिएगा बोर्ड पे। जी बोर्ड बेटा नजर आ गया आपको? जी बेटा बोर्ड नजर आ रहा है आपको? आज मैंने उनको कह दिया कि बोर्ड जो है उसको बड़ा कर दें और आपके पास अभी कह लें कि ये वाला स्ट्रक्चर निकाल देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास सबकी क्लास और खुली हो जाएगी इस हिसाब से। अच्छा खैर, वैसे बोर्ड की बीएन में अगर कोई इशू नहीं है तो देन इट इज फाइन, हम इसे को कंटिन्यू कर लें। आज हमें पता चल जाएगा कि बैच जो 2 है हमारे पास, जो सेकंड क्लास है, उसके बीच में हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर वो स्ट्रेंथ इसमें पूरी आ रही होगी तो फिर हम इसको आप ये कहेंगे स्ट्रक्चर को ऐसे रहने देंगे। यहाँ सिर्फ एक काम हो सकता है कि रोस्टन को उधर मैं साइड पे कर दूं और ये वाली मैं अगर निकाल देता हूँ तो एक रो आपके पास और आ जाएगी। तो एक रो के बीच में आपके पास कोई आप ये कहेंगे 5-8 लोग हैं और अकोमोडेट हो जाएंगे। तो अगर उससे गुजारा होता है तो फिर उसी से कर लेंगे, फिर इस बोर्ड के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे इश्यू सिर्फ पीछे वाली लाइन से कि क्या आपको एलईडी प्रॉपर्ली नजर आ रही है? रखना बेटा, कोई इश्यू तो नहीं? आप जो बैठे हैं बेटा ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिएगा, मुझे यहाँ पे अलाउंस का या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका अकाउंट बनाना है। अच्छा अब ये ध्यान में रखिएगा, आपके इस चैप्टर में वो टर्म प्रोविजन नहीं यूज करेगा, यानी स्टडी रैक्स के बीच में क्लास बताइए आईटी बी लॉ। अच्छा भाई, तो इस चैप्टर के बीच में वो प्रोविजन वाला नाम जो है वो यूज नहीं करेगा। वो मैक्सिमम इस चैप्टर के बीच में जो उसकी टर्म्स यूज होंगी वो एक ही लफ्ज यूज करेगा, अलाउंस, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो पेपर के न्यूमेरिकल्स में उसने ना इसका नाम रखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये सारा आपके पास अब ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये आपके पास आपका जो है ये एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लियर है? अच्छा अब इस अकाउंट में उसने मुझे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 उसकी कैलकुलेशंस दी, ठीक है। सो आप इस चीज को देखिएगा कि इन 3 सालों में मेरे पास मेरी कैलकुलेशन क्या है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल अपने साथ अलाइन कर लो इस चीज को बेटा। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास आप लिखेंगे कि नॉर्मल केस में जो इसके ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो बैलेंस प्रॉटम इधर आएगा और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है बेटा वो बैलेंस कैरी डाउन यहां आएगा। ये नॉर्मल केस है बेटा। हाँ जब हम एडवांसमेंट करेंगे तो वहां पे 1-2 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें उसने ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास आपका क्रेडिट नहीं डेबिट दिया, और वो भी उसने प्रैक्टिस में नहीं दिया हुआ, वो भी जब वो पेपर में लेकर गया है तो पेपर में जाके उसने इस चीज को किया, और वहां पर भी पेपर में भी उसने जब वो आपसे ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने कराई तो वहां किया। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, गॉट द पॉइंट जी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के बीच में मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस वो है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो लास्ट ईयर कोई था नहीं इसलिए इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन इसके बीच में क्लोजिंग बैलेंस उसने दिया हुआ। अब वो क्लोजिंग बैलेंस क्या है चेक कीजिएगा प्लीज। क्लोजिंग बैलेंस बेटा, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर
मेरे पास मेरा क्लोजिंग बैलेंस 20,000 का मेंशन है, इसका मतलब कि आपकी इस वाली साइड पे कुछ नहीं, इस साइड पे 20,000 है, तो जिस तरह से लेदर को बैलेंस किया जाता है तो बिल्कुल वैसे ही बैलेंस करेंगे। अब ये जो 20,000 मेरे पास यहाँ पे है, इसी को उठा के मैं बैड डेट्स के एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा कि अच्छा यार ये जो 20,000 है इसको बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट के बीच में शिफ्ट कर दो। बेटा ये बात समझ में आ गई? और ये जो 20,000 है ये बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। अगर प्रीवियस इंक्रीज कर रही है बेटा तो उसने बैड डेट्स के एक्सपेंस को बढ़ाना है, और अगर प्रीवियस डिक्रीज कर रही है तो उसने बैड डेट के एक्सपेंस को कम करना है। आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट किया जाता है, जब एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट। क्या बात समझ में आ गई बेटा? कोई मसला तो नहीं? अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में आपके पास ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, इसका मतलब प्रोविजन 0 से 20,000 पे चलेगी, प्रोविजन ने इंक्रीज कर लिया अपना। अब डिफरेंस जो है वो कहां आ जाएगा बेटा? अब उसके बाद अगली बात, यही बैलेंस जो है कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास ब्रॉट डाउन हो गया 20,000। अब उसने इस साल का क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस उसने मुझे दिया। उसने कहा ये जो बैलेंस है आपके पास ये 24,000, नाउ इट इज 24,000। अब बेटा देखो वो साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, सो 24,000 यहां रिपोर्ट कर दिया, और इधर देखिएगा 4,000 का डिफरेंस है, इसको हमने बैड डेट्स के एक्सपेंस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। सो अगेन बैड डेट का एक्सपेंस 4,000 से बढ़ जाएगा। बेटा क्लियर है? अभी इंशाल्लाह थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों बढ़ रहा है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये इस सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सॉल्यूशंस के साथ हमारा कांसेप्ट जो है वो बिल्कुल मैच करे, हमें पता हो ये सारा काम क्यों हो रहा है। बेटा क्लियर है? अब अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 24,000 का हमने लिख लिया। लास्ट ईयर में जो हमारे पास हमारा बैलेंस है वो 18,000 का क्लोजिंग बैलेंस। अब बेटा यहां देखो, अगर मेरे पास मेरा बैलेंस कैरी डाउन 18,000 है, इसका मतलब कि अब ये साइड बड़ी नहीं, ये साइड बड़ी, और प्रीवियस बेसिकली क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। 24,000 से किस पर आ रही है बेटा? 18,000। सो इधर 24,000 लिख दे, इधर भी 24,000 लिख दे। नाउ अब जो डिफरेंस है 6,000 का, इसको बैड डेट्स के एक्सपेंस पे देते हैं। अब ये बैड डेट के एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पर मेंशन हो जाएगा और उसको कम कर देगा। क्लियर है? ये 6,000 रिकवर में आएगा? नहीं, अब ये रिकवर नहीं है, ये डिक्रीज इन प्रूवियन। रिकवर कुछ और चीज, ऑल्दो के फंक्शन दोनों का एक ही है, लेकिन आपके पास रिकवर होने का मतलब कुछ और, ठीक है? और रिकवर होने की अपनी कुछ एंट्रीज भी हैं हमें परफॉर्म करनी। गॉट इट? यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? किसी को मसला तो नहीं है बेटा? अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जी बेटा जो लोग ऑनलाइन है बेटा आपको क्लियर है ये सब कुछ? ओ भाई कोई मसला तो नहीं है बेटा? बोलो जल्दी से। नो सर। चलें अब आगे आ जाए। इसी में वो कंटिन्यू कर रहा है, उसने ये चीज आपके पास बनाई यहां पे, ठीक है? देन उसने बैड डेट का एक्सपेंस अकाउंट बनाया, ठीक है? लेकिन अभी इस एक्सपेंस अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, अभी खाली प्रूविंग नहीं, हमें उसके साथ बैड डेट्स भी चाहिए, उनको आगे देखते हैं जाके, ठीक है? देन उसने आपके पास उसने कहा कि यार अगला क्वेश्चन जी कहता है अ बिजनेस हैज अ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 75,000, इसके पास 75,000 के रिसीवेबल्स, इट आइडेंटिफाइज दैट ₹5,000 of these debts are irrecoverable। याद है ना उसने कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? क्लोजिंग बैलेंस आ गया होगा,
उस क्लोजिंग बैलेंस को जब उसने एनालाइज किया होगा तो पता चला होगा यार ये 5000 तो रिकवर नहीं हो सकते। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। दीज आर न्यू बैड डेट्स, दीज आर एडिशनल बैड डेट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। एंड शुड बी रिटर्न ऑफ, एंड टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब ये राइट ऑफ नहीं हुए। ठीक है, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली सबसे पहले इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो मुझसे गारंटीज को नहीं डिमांड करता, लेकिन अगर वो मुझसे गारंटी डिमांड करता तो मैं इमीडिएटली अपने पास अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता कि यार 5000 से बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट कर दो और 5000 से रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दो। यू गॉट इट? An allowance for irrecoverable debts of rupees 2000 should be created. It is the first time that the business has opened such an account. इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये 2000 का बैलेंस क्या बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। तो पुत्रों बात समझ में आ गई? बेटा क्लियर है? इसको बेटा पिक्चर ले लो, मैं सॉल्व करूं इसको। जी बेटा पिक्चर ले लिया इसकी। जी बेटा पिक्चर ले लिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे बेटा पिक्चर ले लिए, जल्दी बोलो यार, टाइम ज्यादा नहीं है आज, हमने इसके क्वेश्चन। यस सर। चलें, यहां देखिएगा बोर्ड पे। जी बोर्ड नजर आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। अब यहां देखिएगा इस क्वेश्चन में कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन को हमने कंप्लीट कैसे करना है। यार एक बार ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, बड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, यही वो चीज है जो आपको समझ में नहीं आई होती। और जब आप अपने पेपर में जाते हैं तो उस क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना होता है और आप उसको नहीं कर पाते। हमें यूं लगता है कि पेपर वाला क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। पेपर वाला क्वेश्चन मुश्किल ही था, मैंने इसको समझा ही नहीं था, इन छोटे छोटे अकाउंट्स को मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया था, तो आप पेपर वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो सकता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? तो इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें जो इशू आता है वो मुझे इन्फॉर्म करें, सर ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको उसी जगह पे इसको अलाइन करूं। अब यहां देखो बेटा, एक्चुअली है क्या, इस वक्त मेरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक फिगर है जिसका नाम क्या है बेटा? रिसीवेबल्स। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड ना कोई बैड डेट्स है ना कोई और चीज है, और रिसीवेबल्स के बीच में 75,000 का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एसेट है ना बेटा, तो चुप करके डेबिट बैलेंस लिख दो। कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, तो कौन से बैलेंस है बेटा? क्रेडिट। इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। यानी सादी सी बात, इनकम्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये आपको कहां नजर आएगा बेटा? ये कहां नजर आएगा? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट वाले साइड पे, जो क्रेडिट वाले बैलेंसेस हैं। और एक्सपेंस और एसेट्स बेटा ये कहां नजर आएंगे बेटा आपको? ट्रायल बैलेंस की डेबिट वाले साइड। अच्छा, डेबिट वाले साइड पर और क्रेडिट वाली साइड पर कुछ चीजें और भी नजर आए, वो जो कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा बेटा जैसे कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग है, डेबिट पे नजर आएगा, क्योंकि कैपिटल किस पर है बेटा? क्रेडिट पर, ये डेबिट। जैसे सेल्स का कॉन्ट्रा, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स क्योंकि क्रेडिट पर है तो रिटर्न कहां नजर आएंगे बेटा? डेबिट। जैसे परचेज का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न है, तो अगर परचेज डेबिट पे नजर आते हैं तो उसका कॉन्ट्रा कहां नजर आएगा? क्रेडिट। जैसे रिसीवेबल्स का कॉन्ट्रा प्रोविजन फॉर बैड डेट है, तो अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस होगा तो बेटा वो क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। जैसे एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा है, तो बेटा ये कॉन्ट्रा कहां नजर आएगा? क्रेडिट साइड। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? इनको अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें लिख लो, अभी नहीं लिखना, बाद में आराम से लिख लो, इस रिकॉर्डिंग को सुन के लिख लो, ताकि अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो फिर सोचना ना पड़े कि बैलेंस किधर आएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा अब यहां देखो 75,000 एक ही चीज पड़ी हुई है, इसका मतलब कि ये तो है इंफॉर्मेशन क्या दे दी, बड़ी सादी सी इंफॉर्मेशन है। कहता है यार इनमें जो 5,000 का जो डेट है, ये जो डेट्स है टू बी रिटर्न ऑफ, बेटा कोई मसला तो नहीं भाई, इनको राइट ऑफ करना है। और आपके पास अलाउंस, वो तो अलाउंस का लफ्ज बोलेगा, एग्जामिनर प्रोविजन बोलेगा, प्रोविजन रिक्वायर्ड है,
provision required for 2000 without opening balance of provision, without opening balance of provision. So fine, इसको देखो मुझे क्या करना है. अगर मैं जर्नल में आऊं तो मेरे पास मुझे पहले एंट्री परफॉर्म करनी है जिसमें मुझे अपने बैड डेट्स को डेबिट करना है. बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट करना है बेटा, कितने से 5000 है. और मुझे अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना है बेटा 5000. क्यों करना, एंट्री नहीं हुई. अगर लिखता ना बैड डेट्स रोट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर तो इसका मतलब था ये 5000 माइनस हुई. फिर मेरे पास यहां पे बैड डेट्स भी आ गए. जब उसने नहीं लिखा इसका मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. इनके अलावा और बैड डेट्स है भी नहीं. ये बात समझ में आ गई. दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, अलाउंस. बेटा यहां देखो, दूसरी एंट्री मुझे कौन सी चाहिए, ये दो एंट्री है सिर्फ. बैड डेट्स के एक्सपेंस को ही डेबिट करना है और मैंने अपने प्रोविजन को क्रेडिट करना है. भाई प्रोविजन का लफ्ज लिख रहा हूं, ये वही अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. पूरा लिखना जरूरी है, जरा कर लोगे ऐसे. मुझे प्रोविजन को क्रेडिट करना है. कितनी अमाउंट से? नहीं, 70,000 नहीं पुत्री नहीं. अब मेरी बात को पहले सुन लो, क्यों नहीं बोल रहा. हालांकि क्रेडिट यहां पे 2000 से ही करना है, लेकिन इस एंट्री के बीच में आपने जब प्रोविजन को क्रेडिट करना है तो उससे पहले आप प्रोविजन का अकाउंट बनाएं. ये एंट्री इस तरह से डायरेक्ट नहीं हो. ये एंट्री प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस की नहीं है, ये एंट्री प्रोविजन के अकाउंट के डिफरेंस की है. जैसे अभी तुमने डिफरेंस लिया था, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 20,000, तो तुमने 20,000 क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं की थी. तुमने बेसिकली एंट्री उसके डिफरेंस की थी जो आपके पास आपको उसकी क्रेडिट साइड पर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में नजर आ रहा है. अगले ट्रांजैक्शन के बीच में, अगले ईयर के बीच में जब आपका ब्रॉट डाउन 20,000 था और कैरिड डाउन 24,000 था, तो आपने 24,000 की एंट्री नहीं करनी, 4,000 की एंट्री करनी थी जो बैलेंसिंग फिगर. आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें. ये चीज आपको क्लियर करनी है. ईयर टू ईयर चलना है. सो यहां देखो, इसका मतलब प्रोविजन का अकाउंट बनाओ भाई. अब इस प्रोविजन वाले इस केस में हमारे पास ब्रॉट डाउन नहीं है, नहीं है, मान लिया. कैरी डाउन है, हमने ये जो उसने ये इंफॉर्मेशन दी है ये कैरी डाउन की है, ये मैं यहां लिया. अब इसके बीच में से हो सकता है तो कोई और फिगर्स भी हो. जब आप इंशाल्लाह थोड़े से बड़े होंगे इस टॉपिक में तो वो भी आएंगे. इनको भी ऐड करूंगा, इनमें से इन फिगर्स को लेस करूंगा. जो डिफरेंस आएगा बेटा उसको मुझे कहां लेकर जाना है, बैड डेट के एक्सपेंस. सो एक्चुअली जो एंट्री है वो इसकी नहीं है. और यार तुम्हें याद भी है कि क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती, एंट्री नहीं होती तभी तो बैलेंस आता है. बेटा मेरी बात को फॉलो करें. तो इस चीज को आपने बड़ी केयरफुली देखना है कि मैं एंट्री इसकी नहीं कर रहा, मैं तो इस डिफरेंस की एंट्री कर रहा हूं. तो इस क्वेश्चन में ये मैच कर रहे हैं, पेपर में नहीं करेंगे. पेपर में पहले ये अकाउंट बनाएंगे. वैसे नॉर्मली आज तक उसने कभी मुझसे जर्नलिस्ट के बारे में नहीं डिस्कशन की, तो पेपर में तो अकाउंट बना के मेरी जान छूट गई. आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ठीक है. तो ये 2000 की एंट्री है जो मैंने परफॉर्म की. डन हो गया बेटा, ये बन गया. अब तुम यहां से देखो, तुम्हें बैड डेट्स का अकाउंट बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा मुझे कैसे बनाना है. पोस्टिंग करनी है ना बेटा. सर ये बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट में 2000 डेबिट क्यों हुआ? बेटा यहां से ये आपके पास आपकी प्रोविजन इंक्रीज करके, इसका मतलब ये 5000 का एक्सपेंस भी हो चुका है. और हमारी प्रूडेंस का कांसेप्ट ये कहता है कि 2000 का एक्सपेंस और भी होगा, वो भी लिखो. ये हमारी एस्टिमेशन है कि जहां पे ये 5000 का एक्सपेंस हो चुका है, देखो ना 75,000 में से 5,000 ड्यूरिंग द ईयर बैड हो चुके हैं. तो यार 70,000 का बैलेंस अभी लेना है ना. तो जब ये 70,000 कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो फिर भी तो बैड डेट्स होंगे. सर लेकिन इसको प्रूडेंस में रहने दे तो अच्छा नहीं, जब होगा तब डाल दो. बेटा तो प्रूडेंस यही कहता है ना कि हो चुका है. इधर बेटा
सारे लोग ध्यान करो, आपको पता है ये अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा किस पे चलती है? पास्ट इवेंट। कहता है एक काम होगा तो रिकॉर्ड करना, जब तक वो काम ना हो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, क्या ये अभी तो नहीं हो रहा ना, ये तो फ्यूचर में होगा, तो अगर फ्यूचर में होगा तो भी रिकॉर्ड क्यों करें? एनीवन जी, ऑनलाइन वाले पर कोई इस पर रोशनी डालना चाहिए? रूल बेसिस नहीं, बाद में जो करना है एक्चुअली लास्ट बेंच मेरे को ध्यान करो, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, समझो इन चीजों को। एक्चुअली ये प्रूवियन हम इसलिए ले रहे हैं कि एक्सपेंस हो चुका है, सिर्फ उसकी अमाउंट के बारे में हमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी। आप ये बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं समझा। आपके पास नॉर्मली जो आपके पास आपकी मीटर रीडिंग होती है बिजली की, वो कब होती है? नॉर्मल केस में जो मीटर रीडिंग होती है ना आपके पास बिजली की, वो आपके पास आपकी 15th जो आपकी मंथ है उस पे ये मीटर रीडिंग है। अब मेरी बात को बेटा फॉलो करें, 15th पर ये मीटर रीडिंग है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने की 15 को करेंगे तो फिर 15 दिसंबर पर भी मीटर रीडिंग करेंगे। अच्छा, जो 15 दिसंबर वाली मीटर रीडिंग होगी वो आपके पास महीने के आखिर तक मिला, लेकिन 15 से लेकर 31 दिसंबर तक जो बिजली इस्तेमाल की है उसका बिल किधर? उसका बिल कब आएगा बेटा? जनवरी। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बिल आपके पास आपका 15th, 18th, 20th इसकी आपके पास डेट पर आएगा जनवरी, लेकिन उसमें से 31 दिसंबर तक की जो बिजली है वो इस्तेमाल हो चुकी है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन हमें बाद में मिलेगी, लेकिन ये काम पहले से हो चुका था। इसका पास इवेंट 31 दिसंबर पे हो चुका था, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है। तो इसका मतलब कि हम सपोज करते हैं कि कम हो चुका है। सपोज नहीं कर, कंफर्म भी नहीं है। कंफर्म है ये काम हो चुका है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सपोज नहीं है, ये जरूर हो सकता है कि एस्टिमेशन कर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक काम ना हुआ हो मैं इस पीरियड में रिकॉर्ड कर लूं, मैचिंग प्रिंसिपल मर जाता है। तो कहते हैं जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी में लिखो। इसका मतलब 31 दिसंबर तक जितनी बिजली इस्तेमाल की है खाली उसको एस्टिमेट करेंगे और उसी को एक्सपेंस लेंगे। हमने उस बिजली के बिल को एक्सपेंस नहीं देना जो आपके पास आगे आ जाएगा, वो नहीं। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? इज इट क्लियर और नॉट? इसी तरीके से वो कहता है ये बैड डेट्स हो चुके हैं, तुम्हें इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। आज की डेट के मुताबिक मेरा रिलायबल एस्टिमेट मुझे ये बात बड़ा क्लियरली बताता है। कौन सी क्लास में बेटा? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके पास आपके बैड डेट्स हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। इसी तरह से वारंटी है, वारंटी समझते हो नहीं समझते? वारंटी समझा देता हूं। एक है गारंटी, एक है वारंटी, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या? वारंटी और गारंटी। गारंटी में पैसे वापस किए जाते हैं, वारंटी में पैसे नहीं वापस किए जाते। हम कहते हैं आप आपकी चीज को रिपेयर करवा देंगे, पर अपना बेटा वारंटी के बीच में चीज को रिप्लेस या रिपेयर किया जाता है, पैसे वापस नहीं किए जाते। आपने सेल कर दी वारंटी पर, आपको पता है कि जिस साल में सेल है उसी साल में वारंटी की कॉस्ट है। हालांकि वारंटी की कॉस्ट आपको बियर कब करनी पड़ेगी? अगले साल में जब आप इनको रिपेयर करवाएंगे। वो कहते हैं भाई रिपेयर तो तुम जो करवाओगे आपके पास अभी कि रिपेयर तो आप करवाएंगे, लेकिन
आपने अपनी कमिटमेंट की हुई थी कि अगर ये चीज खराब होगी तो हम आपको रिपेयर करके देंगे, और सेल इसी कमिटमेंट पर हुई थी। तो मैं इस चीज को जानता हूं कि मेरा पास एक्सपीरियंस बताता है कि अगर मैं आपके पास आप ये कहें कि अपनी चीजों को बेचता हूं तो 1% में 2% में एरर आते हैं, चीजें खराब होती हैं, डिफेक्टिव होते हैं। तो जब मैं इस चीज को जानता हूं तो इसका मतलब इस सेल के साथ ही इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि ये एक्सपेंस आपकी कमिटमेंट के साथ ही हो गया। नहीं समझे बात? और सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेरिट सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, मैं आपकी स्कैन्स की बाकी सारी ट्यूशन फीस फ्री करवा दूंगा। मेरी बात को फॉलो करें, बड़ी अजीब सी बात। अब आपका मेरिट सर्टिफिकेट आ गया तो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करूं? उस वक्त जब ट्यूशन फी फ्री करूं? कहता नहीं, ये जो तुमने कमिटमेंट की थी ना उसी डेट पर ये एक्सपेंस, ये उसी पीरियड के साथ रिलेटेड है। एस्टिमेट करो कि ये स्टूडेंट मेरिट सर्टिफिकेट ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर ले सकता है इस कॉस्ट को रिकॉर्ड करो। इसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉर्डिंग। केस 4 के बीच में जाके देखेंगे यार इनिशियल के साथ अगर सब सीक्वेंस मिसमैच कर दिया तो फिर क्या होगा कि यार अभी तो बैड डेट्स ले लिए वापस आ जाए तो फिर क्या होगा, अभी तो इतने प्रोविजन ले ली नहीं पूरी हुई तो फिर क्या करेंगे, कम होगी तो फिर क्या करेंगे, ज्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो अकाउंटिंग दोनों जगहों पे बात करती है, कहता है इनिशियल तो करो ना, अभी तो करो, बाद में देख लेंगे जब होगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो और एक्सपेंस निकाल देंगे, अगर एक्सपेंस कम हो गया तो रिवर्स कर देंगे, सादा सा असूल है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में? सो बी क्लियर, ये फ्यूचर में होने नहीं है, ये राइट नाउ हो चुके हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें हमारे अपने हिसाब से। ये इसीलिए तो हम अकाउंटेंट को प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोला जाता है। हम उन चीजों को जानते हैं जिनको बाकी लोग उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। हम जब उनको कंसल्टेंसी देते हैं तो उनको बताते हैं ये चीजें ऐसी हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, माय प्रोफेशन। यू गॉट इट? बेटा कोई मसला तो नहीं इसमें? तसल्ली है बेटा इसमें? चलो अच्छा भाई, ये अलाउंस आ चुका। अब बैड डेट का एक्सपेंस देखो बेटा, समझ लेंगे बैड डेट में क्यों डेबिट किया था। अब देखो बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट को कैसे बनाऊं। बैड डेट का एक्सपेंस अकाउंट बेटा दो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं बेटा, दो ट्रांजैक्शंस। पहली रिसीवेबल्स की वजह से आ रही 5000 बेटा, दूसरी किसकी वजह से आ रही है? प्रोविजन की वजह से 2000। सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखूं? 7। और ये तो समझ आ गया ना कि रिसीवेबल अब 75,000 नहीं रहेंगे, वो कम होके किस पर आ जाएंगे बेटा? 70,000। बेटा यहां तक समझ आ गई बात? बेटा इसमें कोई मसला तो नहीं है? आगे चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ बेटा जी, जो लोग ऑनलाइन है बेटा आपको समझ में आ गई है? हाँ भाई चलो। अब बेटा जो ऑनलाइन है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया? कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो क्लियर है? यस सर। आगे आ जाए नेक्स्ट पे बेटा। इन ईयर 2 ये कंटिन्यूशन है इसी एग्जांपल की जो बोर्ड पे हमने की। कहता है इसको जरा कंटिन्यू करो आगे, दूसरे साल में आ जाओ। कहता है इन ईयर 2 क्रेडिट सेल्स वर ₹200,000, receipt from customers were ₹185,000 and bad debts written off were ₹8,000. बेटा पिक्चर लो, पिक्चर ले लिया इसकी, पिक्चर ले लिया बेटा ऑनलाइन वालों ने?
पुत्रो बोलो ना, ले लिया Yes, sir. पिक्चर? अच्छा भाई, अब यहां आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन ये जो आपने बोर्ड पे किया हुआ है, इसको कंटिन्यू करना, इसको आगे लेके चलना। दूसरा साल दे दिया उसने मुझे, कहते पहले साल में ये हुआ था, अब दूसरे साल में आ गया। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर और नो? अब यहां देखो, एक्चुअली एक था मेरा रिसीवेबल, ये जो ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल था, अब मुझे बताना तुम्हें समझ आ रही है नहीं आ रही? ये अनकरेक्टेड था, अनएडजस्टेड था, ये ठीक नहीं था। 75,000 का बैलेंस लिया तो था, तो आपको याद होगा इसको मैंने क्या किया होगा, मैंने रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाया होगा। अब इस रिसीवेबल्स के अकाउंट में सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि यार यूं करो ना कि इसको ठीक तो करो। तो मैंने ये, आप ये कहेंगे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा 75,000, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस पे बैलेंस लिखा होगा वही ब्रॉट डाउन होगा, चाहे गलती क्यों ना हो। और साथ ही मुझे पता चलेगा कि 5,000 का बैड डेट का एक्सपेंस था, मैंने अपने बैड डेट्स की वजह से इसको 5,000 कम कर। अब जो कैरी डाउन बैलेंस था बेटा वो 70,000 था, ये वो बैलेंस है जो करेक्ट बैलेंस है। इसका मतलब मुझे इस ट्रायल बैलेंस को रिप्लेस करना, और ये मैं पिछले साल में कर चुका हूं, लास्ट ईयर में हो चुका है। लास्ट ईयर में रिसीवेबल का बैलेंस जो था वो 75,000 से रिड्यूस होकर 70,000 पे आ चुका है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहां देखो, इसके बाद यही 70,000 वाला बैलेंस मैं आगे लेकर आऊंगा, यही 70,000 वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 70,000। कहता है इस साल में सेल्स हुई है कितने की बेटा? 200,000। कहता है इस साल में आपको कैश मिली है 1,85,000। कहता है इस साल में बैड डेट्स हुए हैं 8,000 के। बेटा ठीक हो गया? ठीक है। अब कैरी डाउन बैलेंस निकालो कितना है सर प्रोविजन वाले 2000 किधर गए सर? जी बेटा, सर जो प्रोविजन वाला 2000 है वो नहीं माइनस होगा सर? हाँ बेटा ना, डेटर के अकाउंट से नहीं माइनस होता, डेटर के अकाउंट से नहीं माइनस होता ये। हाँ, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो हम डेटर्स को 68,000 पर दिखाएंगे, और 68,000 पे कैसे दिखाएंगे? 70,000 वाला बैलेंस ये उठाएंगे, 2,000 वाला बैलेंस ये उठाएंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट अमाउंट ले लूंगा, जो कितनी होगी बेटा? 68,000। बेटा बात समझ में आ रही है? लेकिन डेटर के अकाउंट में नहीं माइनस होगी। आपको ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस सर। अब बेटा बैलेंस फ्लो क्या है? 2,70,000 में से बेटा ये माइनस करो, so you got 77,000. This is your carried on. अच्छा, अब इस सवाल में जो दूसरा सवाल है उसमें कोई फर्दर बैटर्स? सर एक बात समझा दे सर, ये 8,000 कौन सा है? बेटा आपने दूसरा क्वेश्चन कॉपी किया था, उसमें उसने लिखा हुआ है इन ईयर 2 क्रेडिट सेल्स वर 200,000, receipts from customers 1,85,000 and bad debts written off were बेटा मेरी बात को फॉलो, टू बी रिटन ऑफ नहीं लिखा हुआ, उसने कहा बैड डेट्स रिटन ऑफ, ये जो राइट ऑफ कर चुके हैं बेटा वो कितने? 8,000, ये वो बैड डेट्स। समझ लगी बात बेटा? यस सर। अब यहां देखो बेटा बोर्ड पे, अब इस जगह पे मैं इस प्रोविजन के अकाउंट को रीड्राफ्ट कर रहा हूं जो मैंने पिछले साल बनाया। अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो प्रोविजन का अकाउंट कुछ नहीं था बेटा, मैं इसको प्रोविजन लिख रहा हूं, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा? अलाउंस या कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है? अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में मेरे पास इसका कैरी डाउन बैलेंस था 2,000 का, इसी को मैं बैड डेट्स की एक्सपेंस पे लेकर गया। ठीक है बेटा, 2,000 मैंने अपने बैड डेट के एक्सपेंस में भी ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैं अगले साल में आऊंगा
ब्रॉट डाउन बैलेंस 2000। अब उसने मुझसे क्या गुजारिश की, उसने कहा भाई जो कैरी डाउन बैलेंस है वो 1500 पे दीजिए, जो कैरी डाउन बैलेंस को 1500 कर दे। 15, यू गॉट इट? अब बेटा ध्यान दो, इसका मतलब कि अगर कैरी डाउन बैलेंस 1500 है, अब गड़बड़ होगी। इसका मतलब कि यार ये तो कम है, तो 500 से मैं इधर क्या लिखूंगा, बैड डेट एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? बेटा ये बात क्लियर हो गई? बेटा जो लोग ऑनलाइन, आपको क्लियर है? तो बेटा बोलो ना यार, क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब यहाँ बैड डेट के अकाउंट को भी रीड्राफ्ट कर रहा हूं तुम्हारी आंखों के सामने, यहाँ देखो। लास्ट ईयर हमने बैड डेट का अकाउंट बनाया, लास्ट ईयर बैड डेट का अकाउंट बना। बेटा यहां देखो, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट। लास्ट ईयर में मैंने यूं किया था कि भाई रिसीवेबल से मेरे पास 5000 आए थे और प्रोविजन से मेरे पास 2000 आए थे, और बेटा मैंने इसका बैलेंस नहीं छोड़ा था, मैंने इसका बैलेंस नहीं छोड़ा, मैंने सारी अमाउंट को उठा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था, ताकि मेरा प्रॉफिट लॉस सही तरीके से कैलकुलेट हो। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो इसका मतलब बैड डेट का अकाउंट बिल्कुल क्लीन, खाली गिलास की तरह, कुछ नहीं। हाँ, इस दफा बैड डेट्स हो कितने के बेटा? 8000। तो रिसीवेबल से 8000 मेरे बैड डेट्स, लेकिन इस दफा प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं। तो बेटा डिक्रीज हुए तो इधर आओ और यहाँ पे प्रोविजन लिखो 500 का जो डिक्रीज, ये जो बैलेंसिंग फिगर थी। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा? यस 75। यू गॉट इट? तो बेटा समझ लगी बात? तो समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। गुड। नेक्स्ट बात, जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर। चलो आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। जी चलो, अच्छा इसी का तीसरा साल, थर्ड ईयर, कहता कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल अबाउट द फॉलोइंग ईयर, ईयर 3 सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट वर रुपीस 2,50,000, receipts from customer 2,52,000 and bad debts written off were rupees 7,000। 7,000 के bad debts write up भी किए। It is decided to reduce the allowance for bad debts from 1,500 to 900। हमने कहा यार 1500 से किस पे ले आओ बेटा? 900। क्या कोई दिमाग रोशन हुए? क्या ये हो सकता है क्वेश्चन? देखो कैसे। पहली बात बेटा, पिक्चर ले लिया आपने? पिक्चर लिया बेटा इसकी? जी बेटा पिक्चर ले लिया? खैर जाओ, ऑनलाइन लोगों ने पिक्चर ले ली है? यस सर। यस सर। अच्छा भाई, अब बोर्ड को देखो, लिखो इसको आगे बेटा। अब अगले साल में यहां देखो बेटा,
डेटर का अकाउंट कंटिन्यू करेगा। अब ब्रॉट डाउन मेरे पास कितना बेटा? ठीक हो गया बेटा। सेल्स कितने की हुई? 2,50,000। कैश कितने की ली? 2,52,000। आपके पास बैड डेट्स कितने के हुए? 7,000। तो बेटा कैरेट ऑन बैलेंस कितने का? ठीक हो? कोई मसला? कोई मसला? ठीक हो? अब क्या करूं बेटा? इसका मतलब अब जो मेरे पास, मैं इधर टॉप पे जाऊंगा 30। अब जो मेरे पास ब्रॉट डाउन था वो कितना था? 1500 बेटा। यही 1500 ऊपर आ गया ब्रॉट डाउन। अच्छा, इस 1500 को किस पे लेके जाना? कहता है कैरी डाउन किस पे लेके आओ? 900। तो बेटा 600 से बैड डेट एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? बैड डेट के अकाउंट में मेरे पास 7,000 के बैड डेट्स एक्चुअली हैं, ये है। लेकिन मेरी प्रोविजन जो है वो 600 से रिड्यूस कर रही है। सो अगर प्रोविजन इंक्रीज करेगी इधर लिखूंगा, डिक्रीज करेगी इधर लिखूंगा। डिफरेंस बेटा कहां उठा के मैंने फेंकना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस में 64। बेटा बात समझ में आ गई? तो मुझे ये बताएं, क्या टॉपिक जो है उस पर आप लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं? यस इट इज ऑल। दिस इज टॉपिक, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशंस को बीच में ऐड करना, बाकी चीजें बिल्कुल एक्यूरेटली ऐसी ही। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, जो लोग ऑनलाइन है आपको क्लियर है ये सब कुछ? Yes, sir. गुड यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो भाई, you got only 5 minutes for the performance of this question. अब नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, ठीक है? खबरदार, सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना। मुझे नहीं पता क्या करना, पूछो वो, देखो क्या कह रहा है। You got only 5 minutes, not more than 5 minutes. ऑनलाइन वाले भी जल्दी करो, जल्दी।
हाँ बेटा जी क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में कोई मसला आया हो बेटा? जो लोग ऑनलाइन हैं, नो सर। एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन, एपीयू असाइनमेंट तुम्हारी बेटा, यू हैव टू परफॉर्म। क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 एपीयू, ठीक है बेटा? हाँ परफॉर्म करोगे, जो इशू होगा मुझसे शेयर करोगे, ठीक है? और परफॉर्म कब करोगे? आज ही करें, घर शर नहीं। नहीं अभी नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पिक्चर ले लो, इसको परफॉर्म करना है, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड। जी बेटा, बोर्ड को रब कर दूं बेटा? बोर्ड को रब कर दूं? यस सर। ठीक। अब यहां पे बेटा यहां देखना, जो छोटे छोटे से पॉइंट्स इसके रह गए हैं उनमें अच्छा भाई, इस चैप्टर में बड़ी मामूली सी डिस्कशन बाकी है। एक बेटा अभी तक अगर आप देखेंगे तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसने प्रूविंग के कैलकुलेशन को खास आपसे नहीं करा। एक दफा वो परसेंटेज दे दी तो दे दी, इतना ज्यादा मसला नहीं। जो आपके पास आपका क्वेश्चन है उसमें एक तो छोटा सा टॉपिक है बेटा,
बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब उस अमाउंट को जिसको पहले बैड किया हुआ था वो वापस आने की वजह क्या हो सकती है? वो कस्टमर जो पहले बैंकरप्ट हुआ था दोबारा से सॉल्वेंट हो, ऐसा हो जाता है। लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एक बात आपको पता होगी कि जब कोई बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर हो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, उसमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है, यानी वो मार्केट में उसके बाद कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज डिक्लेयर्ड बीइंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी की रीजंस क्या होती है? उनमें से एक ये भी होती है कि बाज़ औक़ात आपके पैसे लेके कोई भाग जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जनाब आपके गोदाम में आग लग गई, सामान जल गया, आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाते हैं क्लेम के लिए, वो क्लेम देने के लिए तैयार नहीं होते, मामला लिटिगेशन में चला जाता है, डिस्प्यूट्स में चला जाता है। लेकिन जिनके पैसे आपने देने होते हैं वो वेट नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते, डिक्लेयर हो जाते हैं इंसॉल्वेंट। अब क्योंकि ये चीजें अभी सस्पेंस में है कि कोर्ट गया इसके ऊपर अपनी वर्डिंग दी थी, वो तो बात की बात है। बाद में केस विन कर लिया उसने, केस विन कर लिया इंश्योरेंस कंपनी को, उसने डैमेजेस के लिए भी सू किया, उसने कहा मुझे डैमेजेस भी पे करो और मेरा क्लेम भी पे करो, तुम्हारी वजह से मेरी साख मुतासिर हुई, उसको पैसे मिले। उसने सबसे पहला काम ये किया कि जिन जिन के पैसे देने थे कोर्ट से उन्होंने कहा कि मैं उसको पैसे दूंगा, मुझे दोबारा से सॉल्वेंट डिक्लेयर कर, उसने पैसे दिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इसी तरीके से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गया, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, उसकी वजह से पैसे मिल गए। इसी तरीके से जो आपकी रिकॉर्डिंग एरर्स है वो ट्रेस आउट हो गए। बात कर कुछ इनवॉइसेस मिस हो जाती हैं, इधर उधर आपके पास आपकी चली जाती है, कोई आपका रजिस्टर मिस हो जाता है, उसकी लोकेशन होगी, वहां से हमने ट्रेस आउट कर लिया क्या ये पैसे आपने दिए। बट मेरी बात को फॉलो करें तो सम टाइम बैड डेट्स की रिकवरी होगी। अब बैड डेट्स की रिकवरी के बीच में, बैड डेट्स की रिकवरी के बीच में हमारे पास आप ये कह लें कि दो तरीके से हम इसको लेके चलें। या तो ये है कि हम सबसे पहले डेटर्स को रिवर्स करें, मतलब वो जो हमने बैड डेट्स में एंट्री की थी उसका रिवर्सल परफॉर्म करें, इसको रीइंस्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब कि हम क्या करें कि रिसीवेबल्स को वापस डेबिट कर दें और बैड डेट्स को क्रेडिट कर दें। एक, अब कैश मिल गई हमें तो अगली ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लें, उसमें कैश को डेबिट करके रिसीवेबल्स को, सो रिवर्स एंट्री कर ली, दोबारा से डेटर्स को रीइंस्टेट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, रिसीवेबल्स को रीइंस्टेट करने के बाद कैश जो मिली कैश डेबिट की, रिसीवेबल्स क्रेडिट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जब एक दफा बैड डेट्स कर दिए तो अब रिसीवेबल्स को क्यों तंग कर रहे हो, तुम डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं कर लेते कैश बैड डेट्स, जस्ट बैड डेट्स। ये ऑप्शन 1 है हमारे पास। ये बेटा हमारे पास ऑप्शन 2, ऐसे भी किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बैड डेट्स के अकाउंट में भी ना आने दो, इसको अदर इनकम बना दो, और फिर वो एंट्री करते हैं कैश और बैड डेट्स रिकवर्ड। उत्तर बात समझ में आ रही है? बात को समझना, अगर तुम क्रेडिट बैड डेट्स को करोगे तो बैड डेट्स के अकाउंट में ये फिगर जाएगी, अगर क्रेडिट तुमने बैड डेट्स रिकवर्ड को करके तो ये नया अकाउंट बन जाएगा। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं। यहां देखो, देखो बेटा आपने पोस्टिंग की है, पोस्टिंग करने के लिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा अलग अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अलग अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। अच्छा मेरी बात को फॉलो, क्यों अलग अकाउंट में होती है? लास्ट बेंच पे जो कुड़ियां बैठी हुई हैं मेरे तरफ क्यों नहीं ध्यान कर रही हो, मेरे तरफ ध्यान। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में अलग से पोस्टिंग क्यों होती थी? क्योंकि अकाउंट टाइटल डिफरेंट। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में अलग पोस्टिंग क्यों होती थी? क्योंकि अकाउंट टाइटल डिफरेंट। इसी
तरीके से अगर आपने क्रेडिट किया है बैड डेट्स को तो बैड डेट्स के अकाउंट की क्रेडिट पे चला जाएगा, लेकिन अगर आपने लफ्ज लिख दिया ना बैड डेट्स रिकवर्ड, ये नहीं कि अलाउडेड नहीं है, यस इट इज अलाउडेड, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर ये बैड डेट्स के अकाउंट में नहीं जा सकता, फिर ये ज्यादा अलाउडेड है, आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको ना करें। अलाउडेड, yes it is allowed, but try not execute, इस पे ना यानी बैटर्स रिकवर्ड का अकाउंट ना, ऑप्शन 1 पे रह सकते हो या ऑप्शन 2 पे चले, बेटा मेरी बात को फॉलो करें तो आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट, रिसीवर्स टू बैड डेट्स करो, फिर कैश टू रिसीवर्स करो, या कैश टू बैड डेट्स कर लो, दोनों में से जो तुम्हारा दिल चाहे। तो वैसे भी आपको अगर दो अकाउंट होंगे तो एक तरफ हमें बैड डेट तो नहीं मिलेगा आपका बैलेंस, बैड डेट में से आपको रिकवर निकालने पड़ेगा। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है, तो इधर देखो, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास आपकी अगर कभी कोई रिकवरी आ जाती है, कुछ चीज ऐसी आ जाती है, तो उसको आप चाहे इन दो इंटरेस्ट से रेक्टिफाई कर लो, चाहे अच्छा इन दोनों में फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा बोलो ना बेटा। सर उसमें रिसीवेबल्स का अकाउंट आएगा, जनाब उसमें रिसीवेबल के अकाउंट की डेबिट पर भी ये फिगर आएगी और फिर क्रेडिट पर रिकवरी भी आएगी। अब एग्जामिनर आपको सम टाइम क्वेश्चन ऐसे देगा, वो कहेगा ये जो कैश दे देगा 1,85,000 रिकवर की, 2,52,000 रिकवर की, वो कहेगा इंक्लूडेड ₹2,000 बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड दैट वर रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। इसका मतलब उसने रिसीवेबल अकाउंट में इसको शिफ्ट कर दिया कैश। तो अब मेरे लिए क्या मुनासिब होगा, कैश में तो इंक्लूडेड है, उसमें तो कुछ और चीज लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट पर बैड डेट्स लिख लूंगा, ये रिकवर हो जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन एक बात याद, रिसीवेबल अकाउंट में लिखो या ना लिखो, बैड डेट्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर इनको लाजिम लिखना है। आपको मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? क्यों? चाहे आप ये दो एंट्रियां करें, आप देखिएगा रिसीवर का अकाउंट बन गया, ठीक है, कैश का अकाउंट बन गया, ठीक है, वो तो कैश बुक में आ जाएगा। बैड डेट्स तो क्रेडिट है ना बेटा, आपने रिसीवेबल में नहीं भी लिखा बैड डेट्स तो क्रेडिट है ना, तो एक बात तो कॉमन होगी जो लाजिम है कि आपको बैड डेट एक्सपेंस वाले अकाउंट की क्रेडिट पर इसको लिखना, और जब आप उसको क्रेडिट पर लिखेंगे तो आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे। मतलब इनकम को लिखने के दो तरीके, एक तरीका बेटा क्या है, इनकम को बढ़ा दो, दूसरा एक्सपेंस को कम कर दो, प्रॉफिट दोनों सूत्रों में सेम है। बेटा क्लियर है? और पुत्रों क्लियर है या नहीं? तो दोनों में से एक ऑप्शन। अच्छा ये मैंने इसलिए आपको लिख दिया कि ये नहीं कि ये है नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते, बात कर देगा, ऐसे कर देगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये हो सकता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। मुझे जो एंट्री पसंद है वो ये बने, मैं तो ये चाहता हूं ये भी ना हो, लेकिन मेरी पसंद ना पसंद नहीं है ना, मुझे तो इस चीज को देखना है कि एग्जामिनर ने क्या, तो जैसे मुझे कहता मैं वैसे कर लूंगा। बेटा क्लियर है? यस सर। तो बेटा ये है बैड डेट्स रिकवर, ठीक है बेटा, इसको बैड डेट्स रिकवर, कोई मसला तो नहीं पुत्र? अच्छा आगे चले, यस सर। पिक्चर लेनी है तो ले लो बेटा इसकी। पिक्चर ले लिया बेटा ऑनलाइन वाले जो है? यस सर। यस सर। चलो बेटा, चलो ये इसने यहाँ पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दिया नहीं है इसका। अच्छा एज एनालिसिस, छोटा सा टॉपिक है एज एनालिसिस का, ठीक है बेटा, वेट करो, लिखना भी कुछ, ठीक है। एज एनालिसिस क्या है? अच्छा ये तो हमने ली ना जनरल प्रोविजन 5%, 2%, 3%, 7%। कहता है यार सम टाइम ना आप इसी जनरल प्रोविजन को और बेहतर कर सकते हैं, आपकी मेजरमेंट और रिलायबल हो सकती है। कहता है यार चक्कर ये है कि डेटर जितना पुराना होता जाता है ना,
उतना उससे पैसे मिलना मुश्किल होता जाता है। हाँ, आप एक ग्रोसरी स्टोर पे बैठे हुए या फारूक भाई की जगह अपने आप को ले जाओ, एक स्टूडेंट है वो आपके पास आया, उसने कहा जी मेरी इस दफा पॉकेट मनी आएगी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, 1500 रुपए उसने दे दिया। महीने का शुरू आया तो वो नजर ही नहीं आया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप तलाश करते रहे, नहीं मिला। एक दिन आया कहता वो फारूक भाई मसले का शिकार हो गया था, वो नजर चला गया, फिर इधर चला गया, नहीं हो गया था, माजर चाहता हूं सब आपके पैसे नहीं दे सके, अगली दफा दे। हो सकता है एक दफा फारूक भाई बर्दाश्त, लेकिन अगले महीने भी अगर उसने आपके पास आपके पैसे ना दिए तो अब बात डाउट में जाना शुरू कि पता नहीं ये पैसे देगा भी नहीं देगा। तो जो जो डेटर पुराना होता जाता है वैसे वैसे उससे पैसे मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो वो जो आपके पास आपकी क्लोजिंग प्रोविजन है, तो क्लोजिंग प्रोविजन को एज एनालिसिस, इसको एज एनालिसिस बोलते हैं। तो एज एनालिसिस भी किया जा सकता है, ये हमने नहीं करना, एग्जामिनर खुद देगा, खुद डाटा देगा, यानी वो जो क्लोजिंग 70,000 का टोटल है उसका ब्रेकअप क्या है, उसमें से वो यूं ब्रेकअप देगा जैसे अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि जनाब के ये उसने बता दिया, उसने कहा जी कि इलिस्ट्रेशन है एज ऑफ डेटर्स, वो कहते हैं जी कस्टमर्स एक्स हैं वाई हैं, इनकी लिमिट्स हैं, बेटा टोटल कोड है। अब इसके बीच में वो कहता है जी लेस देन 30 डेज, फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज, 60 डेज टू 90 डेज, ओवर 90 डेज। तो वो ना पूरे आपके रिसीवेबल के बैलेंस को ना ब्रेक कर देगा। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है। फिर उनके साथ रिस्पेक्टिव प्रोविजंस देगा, खुद देगा कि यार जो आपके पास लेस देन 30 डेज है उन पे 1% की प्रोविजन, जो 30 टू 60 डेज बने उन पे 5% की प्रोविजन ले लो, जो 60 टू 90 डेज बने उन पे 15% की प्रोविजन ले लो, जो मोर देन 90 डेज बने उन पे 30% की प्रोविजन ले लो। तो हमारा काम क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए सारी प्रोविजन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, तो आखिर में जो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये वो होगा जो प्रोविजन रिक्वायर्ड। बेटा क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है या नहीं? ठीक है। सो लाइक दिस आपके पास आप प्रोविजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? आर यू श्योर? आगे चलें जी, समरी उसने दी है, रूल्स को नहीं देखनी हमने समरी। देन एग्जांपल है बेटा, लेट इट डिस्कस जी, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि इसको परफॉर्म कर दूं। ठीक है, बैलेंस अ सोल ट्रेडर making up his accounts to 31st July each year. At 31st July year 6, the balance on the allowance for doubtful debts account was rupees 14,20,000. During the following financial period ended 31st July year 7, Bell suffered a number of bad debts amounting to rupees 7,23,000, which he wrote off to the bad debt account, which he wrote off. So ये आपके पास आपके bad debts written off हो चुके हैं. At 31st July 2007, Bell listed out all his receivable balances, which totaled rupees 32.456 million. After reviewing the list, Bell decided that 3 balances, namely Lee, B, and G, were all doubtful and had to be allowed as doubtful debts. In addition, he considered that 2% of all the remaining balances were doubtful and had to be provided for. अच्छा बेटा अभी इसने अगला टॉपिक बीच में खोल दिया, that is specific provision. So ये specific provision इसका last topic है, मुश्किल नहीं है, last topic। बट मेरी बात को फॉलो करें, और मेरे ख्याल में इसको नहीं करते आज, इसको यहाँ तक रहने दें। अब तो दिस लेवल आप अपनी न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म कर लें, ठीक है, अपनी चीजों को अलाइन कर लें। इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कल की क्लास में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अभी होल्ड करो, अभी छुट्टी नहीं है। अब ये क्वेश्चन बेटा, इसकी पिक्चर लो, इसकी पिक्चर लो बेटा, ये क्वेश्चन करना है आपने बेटा। इसका पेज नंबर होगा 219, नेल्सन वाला क्वेश्चन बेटा, इसको करके लाओ। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लिया बेटा, आगे चलें। फ्लेंडर वाला क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन परफॉर्म करें बेटा।
ठीक हो गया। इसके बाद बस ये यहां तक है। ये नेल्सन और फ्लेंडर ये आपकी प्रैक्टिस में है। सो आज के दिन के बीच में आपके असाइनमेंट्स में से ये 2 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन आपको एपीयू वाला दिया हुआ है, एक वो बर्नरी वाला के पता नहीं क्या नाम है उसका, वो वाला है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके पास है भाई, इधर ध्यान करो। ठीक है, इसको आपने परफॉर्म करना है। बेटा कौन सी क्लास है? आईटी। बस अभी ये खत्म होती है तो फिर आ जाना, बैठ रहे हैं तो बैठ जाओ। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को कंक्लूड करना है। सो यहां पे कल के दिन में इन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है सिर्फ। सो टुमारो इज अ प्रैक्टिस डे, कंप्लीट प्रैक्टिस इसके ऊपर करेंगे। आज जितने 4 क्वेश्चंस है आज ही खत्म करके जाना। बैठो यहाँ पे, परफॉर्म करो, जो जो इशू आते हैं उनको आज ही रिजॉल्व करके घर जाओ। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, लूप्स वाला ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये यहां से आगे ऑटोमन एंटरप्राइजेस पास पेपर न्यूमेरिकल है बेटा। जीएनएस पास पेपर न्यूमेरिकल है आपके पास। रवि पास पेपर न्यूमेरिकल है आपके पास। बस ये 3 उसने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, तीनों बड़े खूबसूरत न्यूमेरिकल। ये हाँ, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा और आपको इस चीज का एहसास होगा कि पेपर में कैसे, ये सबसे लेटेस्ट न्यूमेरिकल है। उसके बाद आगे ठीक है, तो हम इसको बजाय इसके कि पहले इसको करें ऑटोमन एंटरप्राइजेस को या जीएनएस को, हम रवि से शुरू करेंगे। रवि एंटरप्राइजेस यहां से शुरू करेंगे और फिर हम इसका जीएनएस वाला क्वेश्चन और फिर आखिर में ऑटोमन एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो कल के दिन के बीच में हमारी ये वाले 5 न्यूमेरिकल्स हैं। 2 घंटे का टाइम हमारे पास होगा इंशाल्लाह। इन 2 आवर्स के बीच में हमने 5 न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करना है। एक दफा मेरी परफॉर्मेंस होगी, देन उसके बाद मैं, आप इसको देख लें कि आपको कम क्वेश्चन दूंगा, खुद ज्यादा करूंगा। तो उसके बाद मेरी ये रिक्वायरमेंट तो है ना कि अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं तो कुछ क्वेश्चन दे दूं 8-10, वो आप करें, फिर आपका टेस्ट भी लूं। डन हो? ठीक, अल्लाह हाफिज बेटा जी, अल्लाह हाफिज बेटा।